हेलो दोस्तों। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। जी हाँ, अब शेयर बाज़ार या सट्टा बाज़ार का पार्ट 2 आ चुका है। आई नो ये पार्ट काफ़ी लेट हो गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को गुलाब जामुन जैसी मीठी-मीठी नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मार्केट लव फेयर्स में। तो आज हम अपना इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, शेयर बाज़ार या सट्टा बाज़ार। तो जैसा कि हमने पहले पार्ट में बात करी थी उन लोगों के बारे में जो लोग मार्केट में आते ही नहीं है और अपने अंदर एक सोच बना चुके हैं। तो उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में डाल देता हूँ, तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हैं। तो आज के हम इस सेकंड पार्ट में हम उन लोगों की बात करेंगे जो हमारे नए इन्वेस्टर्स होते हैं। वो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतनी अच्छी होने के बावजूद भी वो लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है और वो ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं कि फिर वो पहले वीडियो में जिन लोगों के बारे में बात करी थी उन लोगों के लिए वो पॉजिटिव साबित हो जाते हैं और वो लोग कहीं न कहीं अपनी जगह पे सही हो जाते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम इन्हीं लोगों को अब अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, हाँ जी, ये लोग आएँगे और इनका सबसे मेन मोटिव होता है कि हम सस्ते स्टॉक्स उठाएँगे। सस्ते स्टॉक्स, वो एक चीज़ होती है ना कि कहते हैं, अरे यार! अगर मैं ₹100 में येस बैंक के शेयर उठा लूँगा, वो तो मुझे इतने सारे आ जाएँगे और कहाँ मुझे ₹100 में रिलायंस का कोई पूछने वाला भी नहीं है। सही बात कही ना? तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, ये लोग सस्ते के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस स्टॉक्स की वजह से इनको पैसा बन ही नहीं पाता और वो स्टॉक्स और गिरता जाता है और गिरता जाता है और ख़त्म हो जाते हैं। जी हाँ, आप किसी भी नए इन्वेस्टर से पूछ लो, हाँ जी, तो आप लोगों ने किन में इन्वेस्ट किए हैं? तो उनके पास 3 नाम तो सबसे पहले आ जाते हैं, येस बैंक, वोडाफ़ोन आइडिया और तीसरा आरकोम। मतलब इन तीनों में ना, जो अगर सीरियसली बात बताऊँ, आप चेक कर लो कि जो अपने नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें हम रिटेलर्स कहते हैं ना, इनकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग इन तीनों में शेयरों में है। लेकिन ऐसा करते क्यों हैं? इनको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि सस्ता रोता है बार-बार और महँगा रोता है सिर्फ़ एक बार। हमें स्टॉक्स फंडामेंटली सिलेक्ट करना होता है। हमें ये नहीं देखना कि वो स्टॉक उच सस्ता है और हम उससे उठा लेंगे। हमें वो देखना है कि कौन-सा स्टॉक इम्प्रूव करेगा, कौन-सा स्टॉक जाएगा ऊपर। हमें उसमें रुपए लगाने होते हैं। लेकिन चलो, फिर ये लोग कहते हैं, ठीक है सर, हमने तो रिलायंस का शेयर ले लिया। हमने तो कोई फंडामेंटल स्टॉक उठा लिया, कोई भी एक्स वाई जेड उठा लिया। आज के टाइम पे जो फंडामेंटली साउंड था, टेक्निकली भी ओके था, हमने वो शेयर उठा लिया। हमारा तो पैसा फिर भी खत्म, हमारा तो शेयर फिर भी गिर गया। देखो, एक चीज़ बताता हूँ, फंडामेंटली स्टॉक हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि हमें कौन से शेयर में पैसा लगाना चाहिए और टेक्निकल्स हमें ये बताते हैं कि हमें कब लगाना चाहिए और कब उससे निकलना चाहिए। तो जैसे कि अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स वाई जेड शेयर है, अब मान लो कि रिलायंस का शेयर है, इस भाई साहब ने वो शेयर उठा लिया है, किसी भाई साहब ने ₹2500 पे, और वो उसी टाइम 2500 अपना हाई टच करके गया है। 2000 से 2500 हो चुका है और उसने 2500 अपना हाई मार लिया है और वो अब नीचे आने को तैयार है, रिट्रेसमेंट करेगा, जो भी करेगा। और हमने कहाँ उठाया उस शेयर को? ₹2500 पे। और जैसे ही वो 2500 पे उठा, वो शेयर नीचे आना शुरू। अब उन्होंने अगर टेक्निकली चला होता तो उन्हें पता लगता ना कि कब एंट्री बनानी है, लेकिन नहीं, हमें तो फंडामेंटली उठाना था, वो हमने उठा लिया। हमने तो अच्छा स्टॉक उठाना था, वो भी उठा लिया। लेकिन उठा कौन से लेवल पे लिया? बहुत ही गलत लेवल पे। और वो जब स्टॉक नीचे आएगा तो फिर से पैसा खत्म। अब देखो, मैंने 2 पॉइंट बता दिए आपको अभी तक कि एक तो कभी भी सस्ते के चक्कर में मत पड़ो और दूसरा कि हमेशा स्टॉक वो सेलेक्ट करो जो अच्छा हो, लेकिन उसे भी कब सेलेक्ट करना है, वो पॉइंट हमेशा सबसे मेन पॉइंट होता है कि हमें किसी भी स्टॉक में कब एंट्री बनानी होती है। ये दोनों चीज़ें नए इन्वेस्टर कभी भी नहीं सोच पाते क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती। वो आ जाते हैं बिना स्टडी के, बिना टेक्निकल नॉलेज के, बिना फंडामेंटल के, बस कि दूसरा रुपया बना रहा है, दूसरे ने स्टॉक में रुपये लगा रखे हैं, उन्हें देखकर हम भी आ जाते हैं। तो आप वो भी तो देखो ना, उस बंदे ने उस स्टॉक में कब एंट्री बनाई है और उसे कितनी नॉलेज है, उसका उसका रिस्क फैक्टर कितना है, आपको पता है?
हमारी यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी यूथ की सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है कि हमें तो रातों रात अमीर बनना है। हमारे हाथ में तो कोई बस रातों रात रुपए दे दे, 2-4 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना भी हमें चाहिए, बस हम तो मजे हो जाएंगे हमारे तो। और वो इसी मजे के चक्कर में उन लोगों की लग जाती है। कैसे? अब क्या होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी बात लेके चलते हैं। अब मैं नया आया हूँ इन्वेस्टिंग करने के लिए, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की। मैं आया, मेरे पास टोटल 50 लाख रुपए थे और मैंने बिना सोचे समझे 50 लाख का 50 लाख एंट्री कर दी स्टॉक मार्केट में। और वहां पे एंट्री करी है बिना सोचे समझे, बिना अपनी चीजें जाने, किसी भी स्टॉक में लगा दिए। ना मुझे कोई नॉलेज, फिर भी चलो लगा दिए। चलो मुझे नॉलेज है फिर भी मैंने लगा दिए 50 लाख रुपए, बट मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैंने बिना एक्सपीरियंस के अपनी पूरी अमाउंट एक बार में स्टॉक मार्केट में गवा दिया, आपको जितनी मर्जी नॉलेज क्यों ना, आपकी लगने वाली है गंदे वाली। ऐसा क्यों? देखो, स्टॉक मार्केट में ना इमोशंस और पेशेंस, दो फैक्टर सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। ये न्यू इन्वेस्टर जितना मर्जी जोर लगा लो, बिना एक्सपीरियंस के आएगा ही नहीं। तो जी कितने टाइम का एक्सपीरियंस है? कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। अब देखो, आज से 10 साल पहले जब मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे भी 2-3 साल लग चुके थे। इनफैक्ट सीरियसली बताऊँ तो पहले 2-3 साल मैंने भी लॉस खाया है। पता ही नहीं कितने बार अपना पोर्टफोलियो जीरो किया होगा। लेकिन आज के टाइम पे जब सभी चीज़ें ओके हैं, और आज के टाइम पे पोर्टफोलियो बस बढ़ते ही जाता है। यही फ़र्क होता है कि हमें नॉलेज चाहे जितनी मर्जी हो, बट हमारे इमोशंस उससे भी ज़्यादा कंट्रोल में होने चाहिए। लेकिन हमें क्या, हम तो आएंगे, रातों रात पैसा लगाएंगे। जो हमारी जो जनरेशन है, हमारी तो यही सोच है, चलो भाई कर दो ओके, हम तो हो गए हैं रातों रात अमीर। ऐसा नहीं होता। कई बार तुक्का चल भी पड़ता है किसी स्टॉक में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। और जैसे कि अब चलो मैंने 50 लाख रुपए बिना सोचे समझे लगा दिए। अब मैं ना उस 50 लाख को डिवाइड भी नहीं करूंगा। मतलब क्या होगा कि मैंने उस 50 लाख को किसी एक या दो स्टॉक, 2-3 स्टॉक्स में लगा दिया। भाई साहब, मेरे पास इतनी अमाउंट है तो मैं एटलीस्ट उसमें से कम 10 स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करूं, ताकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाए। ताकि अगर कहीं एक जगह से गिरा तो दूसरी जगह से तो संभल जाए। लेकिन नहीं, मैं तो सारा का सारा एक में ही लगा दूंगा, दो में लगा दूंगा, और वहां पर तो सीन और भी गंदा हो जाता है। और इन्हीं के साथ ना एक दिक्कत बहुत आती है, और एक्चुअली ना ये वाली दिक्कत, नए इन्वेस्टर तो छोड़ो, कुछ जो टाइम के साथ पुराने हो जाते हैं ना, इन्हें 4-5 साल हो जाए वो भी कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी ऑपरेटर स्टॉक में फंस जाते हैं। अब मान लो कि किसी स्टॉक को देख लिया, वो 10 दिनों से लगातार अपर सर्किट लगा रहा है, अपर सर्किट लगा रहा है, लगातार लगा रहा है, स्टॉक का प्राइस 100 से 1000 पहुंच गया। लेकिन उसी के बाद क्या हुआ कि हमने भी एंट्री बना ली, और जैसे ही वो लोअर सर्किट लगाने शुरू करेगा, शेयर खत्म, हमारा पैसा खत्म। अब वो नीचे गिरता रहेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत, हम उस शेयर में से निकल भी नहीं पाएंगे। क्यों? अरे भाई, निकलोगे तभी अगर उसको उस लेवल पे खरीदने वाला कोई होगा। आप तो बेचना चाहते हो लेकिन कोई लेने वाला ही नहीं, कैसे बेच पाओगे? इसलिए कभी भी ऑपरेटर स्टॉक में नहीं फंसना चाहिए, चाहे वो हमें कितना भी लालच क्यों ना दे, हमारे कितने इमोशंस को हर्ट करने की कोशिश क्यों ना करे। उन स्टॉक से बचो। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर ज्यादा पैसा बनाने के चक्कर में आप जीरो ही हो जाओ। इन लोगों की ना एक और दिक्कत है। चलो फिर मैं अपनी एग्जांपल लेके चलता हूँ। अब मुझे तो नहीं, प्रॉफिट तो करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लॉस करना है मिनिमम से मिनिमम। लेकिन वो उल्टा जाता है। वो कैसे? देखो, अब मान लो मैंने 5 स्टॉक खरीदे, 5 में से 3 स्टॉक, 4 स्टॉक अच्छे बढ़ गए। चलो 5 में से 3 भी छोड़ो, 4 भी छोड़ो, 5 में से 4 स्टॉक अच्छे बढ़ गए। मुझे 4 ने अच्छे रिटर्न दे दिए 5-5% के, और मैं वहाँ पे बुक कर लिया। लेकिन जो एक शेयर मुझे लॉस दे रहा था, वो मुझे लॉस देता गया, लेकिन मैंने उसमें लॉस बुक नहीं किया। और वो लॉस मेरा इतना हो गया कि जो मेरा 4 का प्रॉफिट था, वो सारा का सारा खत्म कर दिया। और उससे ज़्यादा अब फिर हम उसमें एवरेज कर रहे हैं, उस स्टॉक को नीचे और खरीद रहे हैं ताकि हमारा लॉस कम से कम हो और उसका बाइंग प्राइस नीचे आता रहे। लेकिन वो स्टॉक और नीचे जा रहा है, और हमारा लॉस और हो रहा है।
ये ज़्यादा दिक्कत नए इन्वेस्टर्स के साथ आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम किसी शेयर को एवरेज करते रहेंगे और वो स्टॉक कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा गिर जाए। जो स्टॉक अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, उसमें दिक्कत आ रही है, तो आप उस स्टॉक्स में अभी तक रुके क्यों हो? ये चीज़ें ना मेन होती हैं। हमें एवरेज करनी होती है हमेशा अच्छे स्टॉक्स में। अब देखो, अगर मार्केट गिरी है उसकी वजह से कोई मतलब, जब मार्केट गिरेगी तो सारे स्टॉक्स गिरेंगे, उस टाइम पे एवरेज करोगे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी स्टॉक में। लेकिन अगर हमने एवरेज करनी है तो हमें उस स्टॉक्स में एवरेज करनी होती है जो ऊपर को जा रहा होता है। जो ऊपर को जाएगा हम उसमें और एवरेज करते हैं, लेकिन हम नीचे की साइड आने वाले में ज़्यादा एवरेज करते रहते हैं और यहीं पर हमारे सामने दिक्कत आ जाती है। लेकिन अब एक और दिक्कत, कि मान लो कोई स्टॉक बढ़ रहा है, बढ़ता ही रह रहा है, 1000 से 1500 का हो गया, 1500 से 2000 का हो गया, डबल हो गया। भाई साहब ये स्टॉक और कितना ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बढ़ता ही जाता है। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऑपोजिट लेके चल लूँ ना, एक स्टॉक गिर रहा है, गिर गया, 50% गिर गया, भाई और कितने गिर जाएगा? तो हम उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं। वो और गिर जाता है, अब और कितने गिर जाएगा? हमने उस स्टॉक को और बाय कर लिया। एग्जाम्पल दूँ, आप लोग खुश हो जाओगे। पेटीएम, पेटीएम करो। पेटीएम स्टॉक की ना जब प्राइस बैंड आई थी 2000 के ऊपर की थी, लोगों ने अप्लाई किया था। मतलब लोगों में भी किन्होंने, रिटेलर्स ने अप्लाई किया, और जिन लोगों ने अप्लाई किया उन सभी को लॉट मिला है और वो खुश होंगे, क्योंकि आज तक हमें कभी आईपीओ नहीं मिला था, लेकिन आज तो हमें आईपीओ मिल ही गया। इस बार तो पेटीएम धमाल ही मचा देगा, हमारा तो पैसा मजे दिला देगा। लेकिन होता क्या है, वो तो खुलता ही इतना लो है, और फिर वहाँ पे चलो कोई नहीं, नीचे खुला चला जाएगा, ऊपर हमने और शेयर खरीद लिए, और शेयर खरीद लिए, वो फिर नीचे 1500 पे आ गई। अब क्या करें? अब चलो इतना तो गिर चुका है, और क्या गिर जाएगा? हमने फिर उठा लिए और एवरेज कर ली, लेकिन वो तो और गिर गया, 1200 पे आ गया। चलो 2000 का शेयर 1200 पे आ गया, इतना सस्ता तो मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या गिर जाएगा? और पेटीएम, पेटीएम का नाम नहीं सुना क्या? भाई ब्रांड है, ब्रांड। खत्म हो जाएगा सब कुछ, लेकिन पेटीएम कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी वो है, क्या कहते हैं आज के टाइम की, यूपीआई पेमेंट ऐप। यार हद है, मतलब कुछ भी। हमें स्टॉक्स के नाम पे नहीं जाना होता, उसके काम पे जाना होता है। उसका रिजल्ट उठा के देख लो, पता लग जाएगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले टाइम पे वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आज के सिनेरियो में तो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना कि इन्वेस्टमेंट करने में, ना ही उसे यूज़ करने में एक बार भी। ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन जहाँ पर दिक्कत और क्या आ जाती है, चलो पेटीएम का स्टॉक एवरेज करते गए, वो 1000 पर भी एवरेज कर लिया, 600 पर भी एवरेज कर लिया, हम अभी भी एवरेज कर रहे हैं। हमने कहाँ पर, उसके हमारे पास 15 शेयर थे, हमने उस 15 के 150 शेयर कर लिए, लेकिन हमारा लॉस नहीं कम हो रहा। भाई साहब ऐसे शेयर्स को हमें निकालना होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा मैक्सिमम एसएल हद से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में 10% होता है। अगर आपका 10% एसएल हिट हो रहा है तो आपका मतलब ही नहीं है कि उस स्टॉक में रहे। मुझे नहीं मैटर करता, हम अपनी बात करूं कि वो स्टॉक कौन सा है, दुनिया का सबसे बेस्ट स्टॉक होगा ना, अगर वो 10% नीचे आ गया मेरे बाइंग लेवल से, मैं उसमें रुकूंगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। ये चीज़ों को समझना होता है। लेकिन चलो, ये भी हो गया। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, फिर इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट से कहीं ज़्यादा पैसा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और फ्यूचर एंड ऑप्शन मतलब एफ एंड ओ। अब मैं क्या बोलूँ, मैंने तो इसका एक अलग ही नाम रखा हुआ है, मैं आपको जहाँ पर नहीं बता सकता। कभी पर्सनली मिल लेना तब बता देंगे। लेकिन एफ एंड ओ, हमारे पास दो ऑप्शन होती है, चाहे बाइंग करके चल लो चाहे सेलिंग करके चल लो। लेकिन जब हमारे पास एक्सपीरियंस है, प्रॉपर अमाउंट है, तब हमें दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें इसमें बड़ी दिक्कत आती है, चाहे वो बाइंग करके चले चाहे सेलिंग करके चले। उन पे पता है क्या दिक्कत है? अगर वो बाइंग करके चलेंगे तो उनकी जेब खत्म हो जाती है, और अगर सेलिंग करके चलेंगे तो उनका पूरा का पूरा घर ही खाली हो जाता है। क्योंकि दिक्कत ये है कि एफ एंड ओ में रिस्क हद से ज़्यादा है, हम अपने आप पे कंट्रोल कर ही नहीं पाते। जो इमोशंस हमें कैश मार्केट में चाहिए होते हैं, उससे डबल इमोशन चाहिए होते हैं हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस में।
लेकिन हम तो नए इन्वेस्टर हैं, हम तो स्टार्टिंग में ही पैसा बनाएंगे, रातों रात अमीर होएंगे, तो वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल नहीं होती। चलो एक टिप देता हूँ, हम प्रोफेशनल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस हर कोई ये यूज़ करता है। वो खुद जब इन्वेस्ट करते हैं ना, आप उनका चेक कर लो किसी का भी पोर्टफोलियो, 50% से ज़्यादा ना उनका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, और 50% से खुद करते हैं वो अपनी पूरी अमाउंट खुद अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाते। मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं खुद अपना आधा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता हूँ। भाई मुझे वहां पर टेंशन नहीं है, मैं जितना रहूं मैं अपना रिस्क उतना ले रहा हूँ 50% का, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा कुछ अमाउंट उधर भी इन्वेस्टेड है जहाँ पर मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है कि अब आप लोग इस बात को समझे होंगे कि इसे सट्टा बाजार क्यों कहा जाता है। प्लीज़ अपनी इन गलतियों को सुधारो और अपनी सोच को भी, ताकि आने वाले टाइम पे हम ये चीज़ ना कोई कह सके कि शेयर बाजार सट्टा बाजार है, वो एक बिजनेस है। हमें ये सोच बदलनी है लोगों की, इसीलिए अपनी गलतियों को सुधारो। सबसे बड़ी बात, अगर आप अपनी गलतियां सुधारोगे तो कल के टाइम पे ये कोई नहीं कह पाएगा कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है। और इसी के साथ ना हम इसका जो तीसरा पार्ट है, शेयर बाजार का सट्टा बाजार, उसमें क्या होगा हम बताएंगे, उसमें क्या होता है। हम ना उसमें उन लोगों की बात करेंगे जिन्हें टाइम भी हो चुका है इन्वेस्टिंग करते हुए भी, और वो कामयाब हो चुके हैं। तो उनके लिए शेयर बाजार सट्टा बाजार नहीं है, और उन्होंने क्या गलतियां करी, कैसे किया, लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ, पता नहीं उनके पास क्या जादू की छड़ी आ गई। जादू की छड़ी छोड़ो, आपने शाकला का बूम बूम देखा होगा, कहीं जादुई पेंसिल तो नहीं आ गई किसी के हाथ में कि पैसा बनाया और बन गया। तो उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो कैसे कामयाब हुए, उन्होंने क्या गलतियां करी, और लेकिन अब क्या गलतियां नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। मैंने इसमें हर चीज़ डिस्कस कर दी जितना मैं कर सकता था, और उसके लिए सॉरी कि ये वीडियो काफ़ी लेट हुई है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर तो करना मत ही भूलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और इस वीडियो का थर्ड पार्ट आएगा कब, अब जैसे कि सेकंड पार्ट बोल रहा था, तो कंडीशन तो इस थर्ड पार्ट में भी होगी। इस वीडियो का थर्ड पार्ट आएगा जब इस चैनल के सब्सक्राइबर 1K से ऊपर हो जाएंगे। सीधा इतने ज़्यादा, जी हाँ, अब इतनी तो मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो वीडियो अब उसमें पता लगेगा आपको कि आप क्या गलतियाँ इम्प्रूव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आज मार्केट लव फेयर्स की तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी